बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में हमने देखा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जिस तरह वफाकी हुकूमत ने उसको मुतनाज़ा बनाया और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उसमें स्पीच की। क्या आईन पाकिस्तान तो आज़ादी इजहार का हक देता है। आइन का आर्टिकल 9 ये कहता है कि आपको बोलने का हक है, लेकिन अगर एक मफरूर शख्स भी बोलता है उस पर भी आइन मुमकिन तौर पर इजाज़त देता है, नहीं देता। मजीद इस पर कानून क्या कहता है उस पर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे गैस बहरान की। वफाकी हुकूमत ने टाइम तो दिया था, लेकिन अभी तक गैस का बहरान है और न सिर्फ घरेलू सार्फिन, सनतकार भी इस पे बहुत परेशान है। उससे आगे बढ़ेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब की मुबैना तौर पर एक ऑडियो फिर से सामने आई है, और ये ऑडियो और कभी साबिक किसी जज का फिर सामने आ जाना और क्या मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, और वफाकी एक जमहूरी हुकूमत के नज़दीक कुछ कुव्वतें घेरा तंग करने जा रही हैं। हो क्या रहा है, मुआजरा क्या है। ये जो ऑडियो लीक हुई है साकिब निसार साहब की, आप साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है थे, क्या उन्होंने तो इस पर तरदीद की। उन्होंने कहा है कि ये मेरी ऑडियो नहीं है, इसका फोरेंसिक करवाया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज का कहना है कि ये आपकी ऑडियो है। और फिर से इस पर सियासत शुरू हो गई। वफाकी हुकूमत भी इस पर बहुत ही हरकत में आ गई है और इसका फोरेंसिक और दीगर इसकी जो डिटेल्स हैं वो दरियाफ्त की जा रही हैं। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आप सीनियर कानूनदान हैं सलाउद्दीन गंडापुर साहब। गंडापुर साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में, क्या आप सुन सकते हैं? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप कानूनदान हैं सलाउद्दीन गंडापुर साहब। गंडापुर साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में। जी जी, काइंडली टेक्निकल टीम ऑडियो बढ़ाइएगा प्लीज। गंडापुर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, आपने देखा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने भी स्पीच की जिसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। क्या कानूनन ये स्पीच होनी चाहिए थी? देखें, कानून में हर पाकिस्तान के शहरी को इजहार राय की आजादी हासिल है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये सजा याफ्ता है या सजा याफ्ता नहीं है। और सजा के खिलाफ जब अपील चल रही हो किसी आला अदालत में, तो उस पर बहस इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हो सकता है कल अगर वो बरी हो जाता है तो फिर वो बात अदालती काम में मदाखलत समझी जाती है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो नवाज शरीफ की तकरीर हुई है वो आर्टिकल 9 की आज़ादी का हक बोलने की जो आइन में मौजूद है उसके मुताबिक हुई है और उसमें कोई ऐसी खामी नहीं। तो ये जिस तरह हुकूमत इसको मुतनाज़ा बनाने की बात कर रही है या क्रिटिसाइज कर रही है उस कॉन्फ्रेंस पर, उनके मुंतजमीन पर, ऑर्गेनाइजर्स पर, कि जजेस भी वहां पे बैठे हुए थे और जजेस के इल्म में ये था नहीं था। अगर जजेस के इल्म में था तो क्या उनका जाना सही था या उनको बताया नहीं गया था? देखिए, मसला ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ये हर साल होती है और इस कॉन्फ्रेंस के मकासद यही होते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर आज़ादी, खुद मुख्तारी और जो है ना आज़ाद अदलिया, जमहूरी हकूक और इंसानी हकूक की बहाली के लिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि लोगों को अवेयरनेस मिले। जजेस का शामिल होना वो भी बिल्कुल सही था। तो क्या तहरीक इंसाफ से किसी ने ये पूछा कि अली जफर जो तहरीक इंसाफ का सेनेटर भी है और तहरीक इंसाफ के हवाले से वो इंसाफ लायर फोरम का सदर भी है, तो उसने वहां पे क्यों तकरीर की? अगर वो इतनी गैर संजीदा किस्म की मजलिस थी तो फिर उसको तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। अब फवाद चौधरी जो है वो फ्री का अलामा बना हुआ है, जो खुद वहां पे पहुंचा और फिर वहां से वापस चला गया। उसको सबसे बड़ा खतरा ये था कि वहां पे जो गैदरिंग थी वो तमाम सियासी कारकुनों की थी, ऐसा नहीं हो कि लोग उसको हूट करें। तो मतलब आपका यह कहना है कि वफाकी हुकूमत बेजा इस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की स्पीच को मुतनाज़ा बना के उस पर सियासत की जा रही है, आपका यह कहना है? सियासत की जा रही है। चले आगे बढ़ते सर। आज आपने ये भी देखा होगा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक ऑडियो मुबैना तौर पर लीक हुई है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये इसका फोरेंसिक करवाना चाहिए, ये मेरी ऑडियो नहीं है, लेकिन खबरें गर्दिश कर रही हैं। और फिर मुस्लिम लीग नवाज उस पर जय जयकार, जिस तरह हमने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग देते हैं और फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब या मरियम या दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो बेकसूर हैं। क्या ये मुबैना तौर पर जो ऑडियो है जिसमें साबिक
चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, पीएम इमरान खान साहब की जगह बनानी है तो उनको सजा मुबैना तौर पे देनी होगी। आपको लग रहा है कि कुछ है या ये एक सियासी ब्लेम गेम है? जब इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने सो मोटो इसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लिया हुआ है, तो जब तक वहां का फैसला नहीं आता उस पर कोई राय देना या उसके ऊपर फैसले सुनाना, ये उसकी तमाम प्रोसीडिंग में मदाखलत है। कोई भी ऑडियो या वीडियो दोनों जब तक उसका फराजक न हो और उस फराजक रिपोर्ट के बाद कोई फैसला किया जा सकता है कि ये जिस शख्स की आवाज जो है यहाँ पे मौजूद है, क्या ये आवाज उसकी है या नहीं है। और आवाजों के मसले पे अभी तक कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई है कि कोई शख्स अगर आवाज तब्दील भी कर ले। मरहूम मोइन अख्तर बहुत सी आवाजें तब्दील करके निकालते थे, और अगर उनको ऐसी आवाजों को जो है ना वो बगैर फराजिक के तस्लीम कर लिया जाए तो ये इंसाफ और कानून की खिलाफ वर्जी है। चले लास्ट में ये भी बताइएगा, सलाउद्दीन साहब के जिस तरह इससे पहले साबिक जज राना शमीम साहब ने भी ये बात कही, फिर ऑडियो का आना, मेरी सियासी मुबस्सरीन से इस प्रोग्राम के भी बात हुई, इससे पहले भी उनका ये कहना था कि वफाकी हुकूमत के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अब मैं चूंकि किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं ये समझता हूं कि ये जो मामला शुरू हो गया है ये जो है ना अदालत की तौकीर को कम करने की एक साजिश है। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन गंडापुर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा तहसीन आबदी साहिबा ने। तहसीन, सुन सकती हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तहसीन। सबसे पहले बताइएगा, आपने देखा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की स्पीच को मुतनाज़ा बनाया गया और वफाकी वज़रा की जानिब से फिर स्टेटमेंट दी गई। आपको नहीं लगता ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी है? अगर वहां पर तमाम कानूनदान, पॉलिटिशियन सब लोग बात कर रहे थे, तो अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने की तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? और आर्टिकल 9 आइन का तो आजादी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बोलता है कि आप इजहार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो फिर सियासत इस पर ना होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं साजिद, ये बहुत ही गलत एक्ट किया गया है जिसमें भी जो है इस तरह की आवाज जो है नवाज शरीफ साहब की रोकने की है, किसी की भी आवाज रोकने की कोशिश की गई है। अगर आप पिछले टेन्योर निकाल के देखें साजिद, इस मुल्क में एक बड़ा लंबा टाइम जो है वो माशाल्लाह रही है, डिक्टेटर्स की जो है हुकूमत रही है, लेकिन वहां पे भी हमने इस तरह नहीं देखा कि लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उससे रोका गया हो। लेकिन ये बहुत ही बदकिस्मती का दौर चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान का, फ्री एयर्स के किस तरह से लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। कभी मीडिया के खिलाफ एलिगेशन लगा दिया जाता है, कभी मीडिया जैसे इदारे को जो है एक अलग ही बिल्कुल ही इदारे के सपोर्ट करने की कोशिशें की जाती है। हर चीज को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर इदारे को अपने मातहत करने की कोशिश और अपने तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है इस नाअहल हुकूमत में। आप देखें कि नैब को भी जिस तरह कंट्रोवर्शियल किया गया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जो है विक्टिमाइज करने के लिए यूज किया गया। आप हर इदारे को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, हर इदारे की कदर को कम कर रहे हैं। इस तरह किस तरह मुल्क चला पाएंगे? अच्छा, उसमें कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब भी थे और दीगर कानूनदान थे, अली अहमद कुर्द साहब थे, कमरुज़्ज़मान काहिरा साहब थे, बहुत सारे लोग थे जो कि इंसानी हुकूक की बात कर रहे थे उस कॉन्फ्रेंस में। तो मतलब ये आवाज दबाना, आपको लग रहा है कि इस पर भी सियासत की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वफाकी हुकूमत के गिर्द ये घेरा तंग किया जा रहा है? कभी कोई साबिक जज आ जाते हैं तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। देखिए, हमें या किसी भी अपोजिशन को घेरा तंग करने की जरूरत नहीं है। इनकी अपनी नाअहली, इनकी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो खुद इनकी दुश्मन है। मतलब इनका कोई दुश्मन नहीं है, अल्लाह ना करे, कोई इनका बुरा नहीं चाहता। लेकिन ये जिस तरह बदला ले रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ, जिस तरह जुल्म कर रहे हैं, हर नया दिन एक नया जुल्म कर रहा होता है। आप भी अखबार पढ़ते होंगे, आप मिलताई देख रहे हैं, तमाम चीजें बल्कि फेस कर रहे हैं। अखबार क्या, हम बाहर निकलते हैं, हम देख रहे हैं कि हर आदमी साजिद परेशान है। तो क्यों हम इनके जो है वो घेरा तंग करेंगे? मैं अगेन वही वाली बात कहूंगी कि इनकी इतनी ज्यादा नाअहलिया कि ये हर एक को अपने डिक्टेशन पे चलाना चाह रहे हैं, अपने आप को डिक्टेटर समझ रहे हैं, ये माशाल्लाह का दौर समझ रहे हैं। कि क्या समझ रहे हैं? इनको आवाम का दर्द क्यों नहीं आ पा रहा है? जहाँ पे कॉन्फ्रेंस की जो आपने बात की, तमाम लोग शरीक थे, तमाम लोगों ने देखे जो डिफरेंट डिस्कशंस हुए, मैंने भी वो सुने, पढ़े भी मैंने।
तो तमाम लोगों ने जो बातें की वो फैक्ट पे ही ज्यादातर बातें हुई, जैसे कमल समान खैरा साहब ने बात की, एक्सट्रीमिज्म के हवाले से भी बात की। मतलब इस हुकूमत में कहाँ कहाँ किससे निगोशिएट करने जा रहे हैं। आपको आवाम का दर्द नहीं है, आवाम की कोई चीखें सुनाई नहीं देती। आपको जो दहशतगर्द हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप उनसे बात करने को भी तैयार है, लेकिन अपने लोगों से बात करने को तैयार नहीं है, अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है कि आप पार्लियामेंट में आके 30 बिल जो है बगैर किसी निगोशिएशन के, बगैर किसी डायलॉग के मंजूर करवा लेते। मतलब वहां आपको शर्म नहीं आती है कि एक हाउस बैठा हुआ है ना, लेजिस्लेटर्स बैठे हुए, सबके अफाम तकीम के साथ चीजें अब तक होती आई हैं, प्रैक्टिस देखते आ रहे हैं पार्लियामेंट की। आप पार्लियामेंट की तसद्दुक को जो है उसको भी पामाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी तौहीन नहीं की गई पार्लियामेंट की जैसे भी रिसेंटली की गई है, जो उन्होंने बिल्स पास किए। तो कहाँ कहाँ पे इनकी फेलियर्स की बात करें साजिद, हम कहाँ कहाँ पे इनकी नाअहलियों की बात करें। तो अब आगे क्या लायामल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? आप कैसे एक जमहूरी हुकूमत को घेरा तंग करेंगे, या उनको आप एडवाइस कर सकते हैं? आप हुकूमती उमूर में आप तो मुफाहमत के चैंपियन हैं, आपके को चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, तो कोई आप रास्ता निकालें ना मोहतरमा आवाम की फलाह के लिए। देखिए साजिद, हम बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन, बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हम यही कर सकते हैं कि जी हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपने आवाम के शाना बशाना खड़े हैं, हम उनके साथ रोड्स पे निकलेंगे। हम चाहेंगे कि नाअहल हुकूमत जो है ये जल्द से जल्द घर जाए, ताकि अच्छे कॉम्पिटेंट लोग आए जो इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के आवाम का सोचें। कि प्योरली आवाम दुश्मन, पता नहीं अल्लाह जाने कि ये PTI किसके एजेंडे पे काम कर रही है। मतलब कौन सी ऐसी दुश्मनी इस मुल्क से निकाली जा रही है, यहाँ के आवाम से निकाली जा रही है, कौन सा ऐसा ग्रज है जो किसी तरह खत्म ही नहीं हो रहा, आवाम को पीसते चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज प्योरली अवामी पार्टी। साजिद, अगर आप हमारी चीजें भी देखें कि हमने देखी आवाम के लिए ही मिनिमम सैलरी, जैसे हमने पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हमने जो है 25% रखी, हमने डिफरेंट पैकेजेस दिए, हमने अपनी पूरे कैरियर में जिस तरह पेंशन में इजाफा किया, सैलरीज में इजाफा किया, जो प्रोजेक्ट शुरू किए। तो हम तो प्योरली आवाम के लिए सोच रहे हैं ना। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि इनको भी इस कुर्सी से इतनी मोहब्बत, इतनी हवस नहीं होनी चाहिए कि आवाम यहाँ पिस रहे हैं, आवाम यहाँ मर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े हैं, बच्चों को बेच रहे हैं कि बेटे की इतनी कीमत, बेटी की इतनी कीमत। मतलब इस नहज पे आ गए साजिद, इससे बुरे हालात मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के हो सकते हैं। एंड आई विश कि ये हुकूमत जल्द से जल्द घर जाए, इनकी नाअहल हुकूमत की तरफ लोग जल्द से जल्द घर जाए। आगे बढ़ाते हैं मोहतरमा। साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुबैना तौर पर एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मुबैना तौर पर कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को पनिश करना है और PM इमरान खान साहब के लिए जगह बनानी है। इस ऑडियो को आप कैसे देख रही है, जिसमें तरदीद कर दी है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि ये इसका फोरेंसिक होना चाहिए, ये मुझ पर इल्जाम है? मेरी जो इन्फॉर्मेशन, मैंने जो चीजें पढ़ी हैं, तो मैंने तो यही पढ़ा थी ये आफ्टर फोरेंसिक ही जो है वो मंजर आम पर आई है। और इसका फोरेंसिक भी कोई पाकिस्तान ने नहीं किया है, आई थिंक बाहर किसी मुल्क में इसका बरतानिया में या अमेरिका में इसका फोरेंसिक हुआ है। तो अगर ये झूठ है, सच है, जो भी है सामने आना चाहिए साजिद, क्योंकि अदलिया एक बहुत ही काबिल एहतराम इदारा है हमारा। हमें बहुत एतबार है अपनी अदलिया पे, हमें बहुत एतबार है उनके, चाहे दिले इंसाफ बहुत वक्त नहीं भी हुए इंसाफ। और अभी जो एक रिसेंट में इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जी 130 मुल्कों में से पाकिस्तान का अदलिया का 126वां नंबर है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हम बिल्कुल लास्ट जो है वो, मतलब सिर्फ चार नंबर हम बिल्कुल वर्स्ट से पीछे हैं, लेकिन इससे हम बड़ी वर्स्ट कंडीशन पे है। तो यही है कि जहाँ इंसाफ, कहते हैं ना जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, आप इंसाफ के लिए लोगों की नस्लें गुजर जाती हैं, इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन मैं अगेन साकिब निसार साहब के साथ थोड़ी हमदर्दी दिखाते हुए कहूंगी कि अगर वो कह रहे हैं कि जी ये सच नहीं है तो वो साबित कर दें। तो तहसीन आबदी साहबा, आपने भी मुख्तलिफ अदवार देखे हैं पाकिस्तान की सियासत के। ऐसा क्यों है कि एक जमहूरी हुकूमत जब 3.5-4 साल का अरसा पूरा कर जाती है तो फिर ऑडियो, फिर स्टेटमेंट्स, फिर माजी के किस्से हुकूमत के घेरा तंग किया जाता है? तो ये कुछ नादीदा कुव्वतें हैं, जैसे कुछ सहाफती हलकों में ये चेमागोइयां हैं। हमारे जराये का कहना है कि वफाकी हुकूमत के नजदीक घेरा तंग किया जा रहा है। देखिए, मैं कहूँगी किसी को भी ना अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। अब चाहे वो साकिब निसार साहब हो, चाहे वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लोग हों, आप आइन
आइन को ही फॉलो करते हैं ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ही फॉलो करके हमें चलना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने पिछली गवर्नमेंट में या कभी भी कोई ऐसा एक्ट किया है जो काबिल एतराज है, जो हमारे आइन के मुताबिक नहीं है, जो कि वॉयलेशन करता है, तो साजिद उसको किसी भी टाइम पर अगर वो चीजें लीक होती हैं और आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले लोगों को, आगे आने वाले टाइम पे जो है वो इस मुल्क को फायदा मिल सके, कि कोई अपने मफादात के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी एक इदारे के इतने अहम इंसान को या किसी भी इंसान को यूज ना कर सके। मैं अपनी पार्टी से मैं कहूंगी कि हमें लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा तहसीन आबदी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने मौकिफ पेश किया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पीटीआई के रहनुमा गौहर खटक साहब हमें ज्वाइन करेंगे और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान की सियासत में कई अदवार आपने देखे हैं। आपसे भी हम बात करते हैं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो मामलात चल रहे हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ गौरी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान के कानून दान, इवन साहब हमारे चीफ जस्टिस गुलजार साहब भी वहाँ मौजूद थे, अली अहमद कुर्द साहब मौजूद थे, कमरुज़्ज़मान कहरा मौजूद थे, इवन ये कि पीटीआई के भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब मौजूद थे पीटीआई के सेनेटर। फिर अचानक वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की स्पीच का चलना और फिर वफाकी हुकूमत का उस पर क्रिटिसाइज़ करना। आपके ही लोग वहाँ बैठे हैं और पूरे ही पाकिस्तान के स्टेक होल्डर वहाँ बैठे हैं, अदलिया बैठा हुआ है वहाँ। फिर वफाकी वज़रा इस वक्त उसको कह रहे हैं कि ये जो मुंतज़मीन हैं, जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनकी मतलब ये कि देखना पड़ेगा, चेक करना होगा कि ये किस तरफ वो जा रहे हैं, अपोजिशन के लोगों को और एक मफरूर को स्पीच करवाई जा रही है। क्या ये सही है नैरेटिव वफाकी हुकूमत का? देखिए साजिद, एक तो मियाँ नवाज शरीफ पे हुकूमत ने जिस तरह की अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाई तकारीर पे और टीवी पे आने पे, इसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ पे अभी कोई ऐसी स्पीचें हुई जो मुल्क दुश्मन थी, कौमी इदारों के ख़िलाफ़ थी, तो हुकूमत को उसके ख़िलाफ़ भी स्पीच पे पाबंदी लगानी पड़ी, चाहे वो उनकी पार्टी इजलास में स्पीच हो या मीडिया के ज़रिए हो। तो ऐसे में आसमा जहांगीर फोरम पे एक स्पीच कराना तो एक सवालिया निशान है कि किन के एमा पर इतनी ये स्पीच हुई और तमाम अपोजिशन और हुकूमत और बड़े वकला। और आपका कहना है नहीं होनी चाहिए थी? असूलन तो इसलिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल 9 पाकिस्तान का इजाजत देता है कि अगर एक मफरूर भी है लेकिन अगर वो कुछ बोलना चाहता है, आज़ादी इजहार का हक है इस मुल्क में, तो कोई कबाहत फिर अल्ताफ़ हुसैन कल आकर किसी भी फोरम से खिताब कर सकते हैं, उसको भी इजाजत देना सेम है ना सर। कानून अल्ताफ़ हुसैन के लिए अलग हो और मियाँ नवाज शरीफ के लिए अलग हो। फिर मैं एक बात यहाँ कहूँगा कि सिंध के लिए कानून अलग हो, जो जरदारी साहब भी कहते हैं, और पंजाब के लिए कानून अलग हो। तो ये तो एक मतनाज़ा चीज़ है ना। एक को हम कहते हैं गद्दार है, एक को कहते हैं कि आइन इजाजत देता है, तो फिर इस पे एक बड़े सवालात उठ सकते हैं ना सर। कल अल्ताफ़ हुसैन भी किसी भी फोरम पे स्पीच कर सकते हैं, तो उसको कौन रोकेगा? ठीक है, आइन इजाजत देता है, जैसा कि आपने कहा कि गंडापुर साहब ने भी कहा, गंडापुर साहब का मैं एहतराम करता हूँ, आइन इजाजत देता है, वो मेरे बेहतर आइन और कानून को समझते हैं। मगर आइन जब मुल्क दुश्मनी या मुल्क के खिलाफ चीज होगी या इदारों के खिलाफ बात होगी तो अच्छा, हाउ पॉसिबल? अच्छा, दो बार का वजीर आजम, 3 बार का वजीर आजम, कैसे मुल्क दुश्मन हो सकता है? ठीक है, अदलिया से वो मफरूर हैं, उनको आना चाहिए, केसेस का सामना करना चाहिए, लेकिन कोई बीमारी है, कुछ मामलात हैं। आपके पहले सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि मुल्क दुश्मन मैं नहीं कह रहा। मुल्क दुश्मन मोदी से ताल्लुकात, जिस तरीके से उसकी फैमिली शादी में शिरकत, हमारे इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब भी कॉल्स करते हैं। सर वो कॉल्स अलग है, वो ऑफिशियल कॉल है। एक पर्सनल जाती तौर पर इनवाइट करना और जाती तौर पे सब ने कोई वो गुलाबी पगड़ियां बांध के, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, इंडियन फिल्मों में शिरकत करना,
वो एक अलग चीज है। ठीक है, जिस अंदाज में मोदी साहब तैयार से उतरते हैं, जिस अंदाज में बॉडी लैंग्वेज में ऊपर चढ़ते हैं, तो वो ये जाहिर करते हैं कि मैं पाकिस्तान में किसी वक्त बगैर शॉर्ट नोटिस में पहुंच सकता हूं। यानी कि लेकिन हमारी माजी के हुक्मरानों में आपने देखा होगा कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ताल्लुकात हैं साजिद साहब, मैं आपके घर पे मिलता हूं तो वो आपके पर्सनल, मेरे आपके पर्सनल ताल्लुकात हैं। आज स्टूडियो में बैठा हूं तो ये हम एक एज ए जर्नलिस्ट बैठे हैं। ठीक है, वो उन चीजों से आप उसको कंपेयर नहीं करें। मतलब आपका कहना बी का वजीर आजम ये उनको जेब नहीं दे रहा था? नहीं देता ना सर, वजीर आजम थे सर, और वो हमारे जो दुश्मन मुल्क का वजीर आजम था। चले कोई पड़ोसी मुल्क का हो, भाई बरादर मुल्क का हो, जैसे तुर्की का हो, फलां का हो, चाइना का हो, एक समझ में आता है ना सिस्टम है। एक चीज से जो हमारा दोस्त तो कभी वो हैरान ही ना सर, ये तो 47 से लेकर आज तक बात है। अच्छा, फिर दूसरे आपसे उससे कारोबार करें आप, उससे मुख्तलिफ चीजें, मैं इस पर डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता, ये हुकूमत का, इदारों का, उनका मामला है। ठीक है, मियां नवाज शरीफ ने चले स्पीच की, अब पूरी स्पीच को आप ले लें, उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बात की, उन्होंने पूरी स्पीच जो भी की है, जनरल मुशर्रफ का टर्न ओवर, ये तमाम जनरल मुशर्रफ के वाले से बातें हुई हैं। चले, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, ठीक है, क्या आप इसके ऊपर स्पीच करें, जिस तरीके से भी गैर कानूनी है, कानूनी है, आईनी है, नहीं है, मगर उसमें उन्होंने इस गवर्नमेंट के हाथ तो कुछ कहा ही नहीं, वो तो जनरल मुशर्रफ को रोक रहे। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद एक फोरम है, चले आसमा जहांगीर फोरम में लोगों ने हर एक ने अपने इज़हार ख्याल किया। तो आप मियां नवाज शरीफ की स्पीच का जो सबसे मेन मसला है, सवाल कि ये नहीं चलनी चाहिए थी ओवरऑल, अगर आप कहते हैं कि तमाम ग्राउंड रियलिटीज को देखकर नहीं, फिर दिगर को भी आप इजाजत देंगे ना सर, फिर दिगर को भी आप इजाजत देंगे, फिर दिगर पर भी आप उंगली नहीं उठा सकते। मगर मियां साहब को अगर मौका मिला था तो मियां साहब ने क्या फरमाया, वो मुशर्रफ भी खत्म है, हर चीज खत्म है, उस वक्त फौजी भी नहीं है, तमाम चीज नहीं है, उस वक्त की अदलिया भी नहीं है, मौजूदा चीफ जस्टिस बैठे थे, उसके खिलाफ बोला, मौजूदा आर्मी के खिलाफ बात की नहीं की। देखिए, इस वक्त सियासत में एक ठहराव आ गया है पाकिस्तान की सियासत में, और इमरान खान साहब को भी पता है कि आगे आगे जिस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलात मजीद बढ़ती जाएंगी। चले, मैं इस पे बात करूंगा। गौहर खटक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनसे भी बात करेंगे। टीम अगर उनको आप कनेक्ट करें, अगर वो लाइन पे मौजूद हैं तो उनकी लाइन आप ऑन करें। गौहर खटक साहब अगर लाइन पर हैं। गौरी साहब, आपने जिस तरह कहा कि एक खामोशी है, लेकिन माजी हमें बताता है बहुत सारे पॉलिटिशियन रियासती इदारों के खिलाफ हमें बोलते हुए नजर आए हैं माजी में। तो ये रविश ख़त्म होनी चाहिए। अब इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए पॉलिटिशियंस को कि आप सियासत करें, आप रियासती इदारों में इन्वॉल्वमेंट ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि ये सियासतदान ही तो जाते हैं उन कुव्वतों के पास। अब आप देखें ना कि तब्दीली आई है ना, हुकूमत में तब्दीली इमरान खान नहीं लाए, अपोजिशन में तब्दीली आई है। अब आप देखें ना, कुछ अरसे से बीबी मरियम से ज्यादा इदारों के खिलाफ बोलती थी, खामोश है। ठीक है, बिल्कुल ही खामोश है। उनके अपने वर्कर पूछ रहे हैं क्या आपने डील कर लिए, क्या वजूहात है, खामोश है। ठीक है, मियां नवाज शरीफ का भी यही सूरत थी। ठीक है, गौहर खटक साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी, टेक्निकल टीम ऑडियो बढ़ाइएगा। खटक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की, क्या उनको नहीं करनी चाहिए थी? जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, और ना उनको दावत देनी चाहिए थी। देखिए, एक आदमी मफरूर है, वो दवाई लेने के लिए लंदन गया है, और वो दवाई के बजाय वहाँ तकरीरें करने लग गया। और मुझे तो शर्म आ रही है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है और उनको दावत की। उनका तो एहतसाब होना चाहिए कि हमारे मौजूद से साहिबान बैठे हुए तो उस प्रोग्राम में, और एक मफरूर से तकरीर कराई गई और हमारे मौजूद जज साहिबान को सुनाई गई। तो आपके ख्याल में सही कार्य होना चाहिए था। लेकिन सर खटक साहब, आपके सेनेटर अली जफर भी वहां मौजूद थे, और तमाम पार्टीज के स्टेक होल्डर, अदलिया, सब लोग मौजूद थे, और आइन का आर्टिकल 9 भी इजाजत देता है कि अगर कोई मफरूर भी है तो उसको बोलने का हक तो दे सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज इसकी इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन आपकी तरफ से इस पे सियासत नहीं हो रही, जो कि ना होनी चाहिए थी। ठीक है जी, पहली बात तो ये है कि लोगों को नहीं बताया गया था कि एक मफरूर शख्स से तकरीर कराई जाएगी। अगर किसको बताया होता कि एक मफरूर शख्स से तकरीर करानी है जो दवाई लेने गया है लंदन से, वापसी नहीं आ रहा और वो जेल में है, 7 साल की सजा भुगत रहा है, उसको पलंडी पर बनी है, तो कोई भी नहीं आता।
लेकिन ये इनकी फितरत है, ये इसी तरह खेलते हैं। इदारों के साथ भी पहले ये आर्मी के खिलाफ बोलते थे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अब हमारी तो मौजूद चर्च और कोर्टों के खिलाफ बोलने लगे। ये इनकी पॉलिसी है ब्लैकमेलिंग की, और ये इनकी आदत है। होना खटक साहब, होना तो नहीं चाहिए था। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना तौर पर ऑडियो फिर से सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं मुबैना तौर पर कि पीएम इमरान खान साहब को स्पेस देना है तो नवाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पर सजा देनी होगी, जिसका फोरेंसिक भी अमेरिकन कंपनी से करवाया जा रहा है और साकिब निसार साहब ने तरदीद कर दी है। लेकिन आप लोग भी अब उस पर हरकत में आ गई, आपकी हुकूमत। इस तरह की ऑडियो और फिर इतने मुअज़्ज़ज़ हमारे इदारे, फिर जुडिशरी को बीच में लाना, क्या जिस तरह सियासी मुबस्सरीन और सहाफती हलकों में चेमा गोइयां हैं कि वफाकी हुकूमत की कश्ती में सुराख हो गया है? अजय जी, पहली बात तो ये है कि नून लीग का ये वितरा रहा है और उनका ये आदत रही है कि वो जब फंसते हैं या उन पर जब केस चलते हैं तो या तो वो जजों के वीडियो और ऑडियो लीक कर लेते हैं, या जजों को भरपूर तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, या भी मरियम नवाज साहिबा जो पेशी पे जा रही थी उससे पहले जो एक हंगामा किया गया और इनका प्रोग्राम के तहत एक इंटरव्यू नशर किया गया। सारा इनका प्रोग्राम होता है। और जहां तक आपने ऑडियो लीक की बात की तो उसकी मौजूद जज साकिब साहब ने तरजीह कर दी कि इससे मेरा ताल्लुक नहीं है, ना मैं उस बेंच में था। अच्छा, इनकी फितरत रही है कि ये अब वो जज साहब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको गिलगित में चीफ जस्टिस लगा दिया, वो इनकी पार्टी का वर्कर था, उसको चीफ जस्टिस लगा दिया। अच्छा, ऐसे लोग को चीफ जस्टिस लगा के ये फिर अपने मर्जी के फैसले लेते हैं उनसे। अच्छा, जब तक वो इनकी मर्जी के फैसले कर रहे होते हैं वो इनके लिए अच्छे होते हैं, कि अगर उन्होंने इनकी मर्जी का फैसला नहीं किया तो फिर उनकी ऑडियो वीडियो लीक होना शुरू हो जाती है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है। चले ठीक है खटक साहब, लास्ट में उस वक्त देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने करवाया था, कौन थे वो लोग जिन्होंने। अच्छा, मेरी आपकी तवज्जो से अपने कोर्ट के जजेस और अपने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की जाए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का हमला अंजाम को पहुंचा होता तो आज ये चीजें नहीं आ रही होती, लेकिन वो अंजाम को नहीं पहुंचा तो ये चीजें सामने आ रही है। ठीक है खटक साहब, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मुझे बताइएगा, पाकिस्तान की तारीख में इतना गैस का बहरान नहीं देखा गया, जो कि आज लोगों के चूल्हे भी ठंडे हैं और जो लोग सर्दी से थरथरा रहे हैं उनके हीटर भी नहीं चल रहे। तो ये गैस कहां गई सर? अच्छा जी, गैस का मतलब ये है कि गैस में जो हमारी पिछली हुकूमत है वो इन चीजों पर खुश होती है कि हम बाहर से चीजें मंगाए, एक्सपोर्ट करें। नहीं, पिछली हुकूमत में इतना बहरान नहीं था सर। ली जाए, हमारे जो गैस पाकिस्तान में निकलनी थी उस पर काफी अच्छे से काम नहीं हुआ है। अच्छा, जो सुई में गैस थी उसके जखायर खत्म हो गए या कम हो गए, तो अब इस पे ये हुकूमत काम कर रही है कि इसकी बोर्ड बना रही है और इंशाल्लाह इस पे काम भी हो रहा है और इंशाल्लाह ये हम पाकिस्तान में इतना काम करेंगे कि गैस की अपनी पैदा भी करेंगे और इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। अभी तक इन इदारों पे ये काम नहीं होता, अपनी कमीशनों के चक्कर में ये बाहर से मंगाते हैं गैस और उनमें अपना कमीशन और अपना सरमाया बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए लोग काम नहीं करते, ये हमारे खाते काम नहीं चाहिए, हम कर रहे हैं, ये इनको करने चाहिए थे। अब जाके हम इदारों में घुसे हैं और इदारों में काम कर रहे हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। आपको पता है पाकिस्तान में गैस के जखायर कितने रह गए, खत्म होने के बराबर है, सिर्फ सिंध में गैस निकल रही है। अभी ये काम इनको करने चाहिए, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौर खटक साहब, आपने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। अब आगे आप आते हैं आपके पास गौरी साहब। मैं बात करूंगा मुबैना तौर पे जिस ऑडियो की बात आज आपने देखा होगा, तमाम चैनल की सुर्खियों में ये खबर मतलब धड़ल्ले से चल रही है और उस पर सियासत की जा रही है। कहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारी मौजूद जुडिशरी और फिर इस तरह की ऑडियो, ठीक है अगर वो फेक है, लेकिन क्या ये खबरें ब्रेक करनी चाहिए? क्या फिर इस पर पॉलिटिक्स करनी चाहिए? देखिए, अगर इन खबरों पर पाबंदी लगाएंगे तो जो चंद हैंकर पर्सन है जो मुख्तलिफ पैरोल पे पर बैठ के सारा दिन शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक एक ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, एक फजा लॉबिंग कर रहे होते हैं और मुल्क को कौम की तबाही का जरिया बनते जाते हैं लोगों के, और लोग शाम 6 बजे से लेकर 10-12 बजे तक यही चीज़ें बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स में देख रहे होते हैं। तो अगर इस तरह की अगर गवर्नमेंट हुकूमत चाहेगी इक़दाम करने के, तो एक बड़ा एक मामला का इशू खड़ा हो जाता है, ठीक है ना जी। और दूसरी बात यह है कि साकिब निसार साहब ने आज उसकी बात की तरदीद भी की है, चाहे वो सही है गलत है, मगर उन्होंने एक बात की है कि अगर वो ऑडियो सोशल मीडिया के अलावा अगर वो ऑडियो है तो लाई जाए, कोर्ट को दी जाए, बिल्कुल ऐसे ही और कोर्ट उसको साबित करे कि क्या नाम है कि वो सही है या गलत है। तो वो तो इस चीज़ से इनकारी है और वो तो उन्होंने
बीच में कोर्ट को इसके का है। तो इससे ये मैंने नेक्स्ट आपके प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि ऐसी चीजें मजीद आती जाएंगी और मौजूदा हुकूमत और वजीर आजम के लिए मुश्किलात का बाइस बनती जाएगी। लेकिन मुश्तरका इजलास में तो वफाकी हुकूमत को सक्सेस मिली। देखें, मुश्तरका इजलास में मिलने के बावजूद मैंने ये कहा था कि अब ये कुव्वतें जो हैं मुख्तलिफ अरबा इस्तेमाल करेंगी। इसमें सबसे समझदार जो सियासतदान है वो आसिफ अली जरदारी हैं। अच्छा, वो इस पूरे वक्त- हाँ जी हाँ, आप पार्लियामेंट के अंदर भी देखें, तमाम गेम हंगामा आ रही हुई, तमाम चीज वो साइलेंट खामोश बैठे रहे, खामोशी मौजूद रहे। उसके बाद आप देखें कई अरसे से राइल शरीफ के बाद उन्होंने किसी फौज के खिलाफ बात नहीं की, किसी फौज के अफसर के खिलाफ बात नहीं की। कोई हुकूमत, उनको वो समझदार है ना, वो समझते हैं कि इस वक्त मुनासिब नहीं है, इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत जाते हुए या हुकूमत की तब्दीली के असरात। इससे पहले मैंने कहा कि आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि वफाकी हुकूमत के लिए आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और कुछ नातीदा कुव्वतें नहीं चाह रही कि ये मतलब हुकूमत इसी तरह सीक्वेंस में चले, या इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा, या ये हुकूमत वक्त से पहले या तहरीक अदम एतमाद आएगी। ये होगा क्या, ये आपने नहीं वाज़ेह किया था? नहीं, मैंने वाज़ेह ये बात की ना कि जब पार्लियामेंट ने ये बिल पास हुए तो इससे जो है इमरान खान साहब को 90 लाख वोट का फायदा हुआ। अगर हम ये देखते हैं कि आइंदा हुकूमत चली जाती है, खत्म हो जाती है, या इलेक्शन आ जाते हैं मैडम, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या आगे चल के हो सकता है सदारती निज़ाम भी आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, जिसपे इमरान खान साहब तो शुरू दिन से कह रहे हैं, मगर 1/3 मेजोरिटी की वजह से वो सदारती निज़ाम, अगर सदारती निज़ाम आ जाएगा तो इमरान खान को ये जो इधर से उधर आए हुए हैं ना, जो लोग उसके एडवाइजर है, मिनिस्टर हैं, जो फिर इधर से उधर भाग जाएंगे, जो सिर्फ बोलने के लिए हैं कि भाई क्या हुआ, शहबाज शरीफ ने क्या क्या फलाने, ये सिर्फ उनसे पूछा जाए गैस की बात वो करते हैं, सियासत की बात उनसे किया जाए, पेट्रोल की बात वो कहते हैं आसमानी बातें। ये वो लोग हैं, और इमरान खान साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि कल उन्होंने देखा कि पोजीशन खत्म हो रही है, वो इधर उधर भाग जाएंगे, ठीक है ना। ये अगर इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम आ जाता है तो सदारती निज़ाम से इन जैसे ब्लैकमेलरों से जो भी प्रेजेंट होगा मुल्क का वो पावरफुल होगा, और इन जैसे ब्लैकमेलरों के हाथ में नहीं आएगा, और एक अच्छा सिस्टम चलेगा। अब अगर 50 लाख या 60 लाख भी अगर वोटर महंगाई की वजह से तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का कम होता है, महंगाई बेताशा महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर इंसान मुतासिर है, छोटा आदमी तो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो इस महंगाई की वजह से उसका वोटर 50 लाख कम हो सकता है, मगर एक तरफ 90 लाख वोटर बढ़ गया। 2 करोड़ के करीब उसने वोट दिए थे इमरान खान तहरीक इंसाफ ने। अब मैं समझता हूं कि उससे ऐसे हालत के बावजूद इनको इसलिए खौफ है। आपको लग रहा है कि जनरल इलेक्शन में वफाकी हुकूमत का वोट बढ़ेगा? लग नहीं रहा, साबित हो रहा है ना सर, साबित हो रहा है कि वो तो वोटर ओवरसीज जो पाकिस्तानी है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ कुव्वतें हुकूमत के लिए रुकावटें पैदा करेंगी, फिर नहीं, मैंने ये बात नहीं की, रुकावटें, ये तो खेल का हिस्सा है ना। अच्छा, अब आप ये देखें ना, कोई इधर से उधर क्यों नहीं जा रहा, ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को आप ले लें, कोई इधर से उधर क्यों नहीं गया? जब तक इतने होशियार लोग हैं जो दोनों तरफ बैठे हुए हैं, अरकान पार्लियामेंट या मिनिस्टर या एडवाइजर, कि जब तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं होगा वो इधर से उधर नहीं जाएंगे, और वो लिख कर लेंगे कि भैया हम इधर जा रहे तो श्योरिटी है नहीं है। अब तो इदारों से भी लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। जैसा मैं ये कहूँगा, कराची में अपना मुस्तफा कमाल का भी इदारों से मेरे ख्याल एतमाद उड़ गया, तो उसको कहा कुछ गया था, उसके हाथ कुछ हो गया। जीडी के साथ भी ऐसे हुआ था, लाल बत्ती के पीछे हाँ, लग गए। तो जीडी के साथ भी यही हुआ सिंध के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अपोजिशन, अब मैं जो देख रहा हूं सियासी मंजरनामे में, साजिद साहब, एक और मेन चीज कि लब्बैक तहरीक को आगे लाया जा रहा है। अच्छा, आप देखें उसके सपोर्टर बहुत पैदा हो रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े जो लेकिन ये कब तक होगा कि अब आप जमहूरी जो आपकी जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पार्टीज हैं, अगर आप उनको पीछे फिर मुसल्ला और उन तंजीमों को जिनको आप कलअदम कहते हैं उनको आप आगे लाएंगे तो मुल्क में इंतशार नहीं फैलेगा? गौरी साहब, देखिए मेन चीज है कि पॉलिटिकल पार्टी है कौन सी, पॉलिटिकल बात कौन सी पार्टी कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, वो भी ये इमरान खान जो है दूसरा है। सियासी जमातें ये बातें कर रही हैं कि महंगाई हो गई, फलां हो गया, जुल्म हो गया। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ियों में, बेड प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलात में बैठ के बातें कर रही हैं।
उनको आम आदमी के मसाइल से वास्ता क्या है, फिर उनका एजेंडा क्या है, फिर वो एजेंडा देना कि हम आने के बाद पेट्रोल की कीमत नहीं कर देंगे, गैस की कीमत नहीं कर देंगे, वो आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये तो मैं माजी की हुकूमत में मिला, जैसा दिगर को करती है ये। तो ये पॉलिटिकल रही कहाँ है, ये तो शख्सियात है। जो मरियम बीबी का है वो मरियम बीबी के पीछे चल रहा है, जो मियां नवाज शरीफ का है वो मियां नवाज शरीफ के पीछे रहा है, जो बिलावल के साथ है वो बिलावल के साथ है, जो जरदारी के साथ है। सियासत का है, तो ये ठीक ना है। सियासी लोग हैं ना सियासी सोच है। फिर मुल्क के अंदर कोई कौमी इस वक्त तहरीक इंसाफ के अलावा, मैं ये नहीं कहूंगा, फिर इल्जाम लगाते हैं कि आप तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के, तहरीक इंसाफ के अलावा आप बता दें पार्लियामेंट के हवाले से पाकिस्तान की में कौन सी सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी की 1 या 2 नशीस्त है पूरे पंजाब से, पंजाब के बगैर आप हुकूमत बना सकते हैं? नहीं बना सकते, अक्सरियत है, वोट है। नून लीग को ले लें, सिंध में या कहां पे कौन सी सीट है, एक बात है। तो इस वक्त अगर देखा जाए नेशनल सीट है, नेशनल लीडर्स तो बेनजीर भुट्टो हो गई या बड़े और लीडर थे, वो तो अपने वफात के साथ चीजें खत्म हो गई हैं। तो पॉलिटिकल है कहां? फिर यही मजहबी अनासर उठ के आएंगे, मजहब के नारा। ये उठ के आएंगे या इनको उठाया जा रहा है? देखें, इस मुल्क के अंदर 2 चीजों के ऊपर लोग पागल और जुनूनी होते हैं, एक मजहब के नाम पर, दूसरा कौम के नाम पर। ठीक है, उस पर आप वो कर लो। तो अब जब लोगों को रास्ता नहीं लगा तो मजहब के नाम पर भाई शहीद हो गए तो जन्नत जाएंगे, और इक़्तिदार में आ गए तो यहां तो कुछ भी नहीं मिलना फिर भी। मगर ये एक सिलसिला नजर आ रहा है मुझे कि आगे आप ये देखें ना कि लियारी से उनका एक MP है मजहबी जमात का, लब्बैक का, जीता, तो उसके बेचारे की कोई नहीं, एक आम मौलवी आम बंदा लियारी जैसे जगह से जीत गया। चलें आगे बढ़ते हैं सर। गैस बहरान आपके सामने है, न सिर्फ सिंध और दीगर शहर और फिर पाकिस्तान भर में ये गैस बहरान पैदा हो गया है। ये क्यों पैदा हुआ? माजी में तो हमने इतनी शिद्दत से नहीं देखा कि चूल्हे ही ठंडे पड़े हुए हैं। देखें, ये भी कुदरती आफत है इमरान खान के ऊपर। अच्छा, ये जब से इक़्तिदार में इसके ऊपर ज्यादातर तो कुदरती आफतें आई हैं, मैं कहूँगा। जैसे कोरोना आ गया, ठीक है, कोरोना में पूरा दुनिया मुतासिर हुई, हम भी मुतासिर हुए। इसी तरीके से गैस की शॉर्टेज हो गई। देख, कोई भी शख्स ये नहीं जाएगा कि मैं इक़्तिदार में हूँ और ये मेरे अगेंस्ट जाए चीज़ें। अब तो जब गैस नहीं आएगी, जैसा दिसंबर से ऐलान हुआ 3 दिन टाइम देंगे, 1-1, 2-2 घंटा नहीं आएगी, तो वो तो जो इमरान खान को बेचारे जो जानते भी नहीं है कि वज़ीर आज़म इस मुल्क का कौन है, जिसका ख़वातीन खासतौर पर देहातों में, खासतौर पर बच्चे, वो भी गालियाँ दे रहे होंगे। ठीक है ना, तो कोई ये नहीं जाएगा, ये हुकूमत भी ऐसा नहीं जाएगी। मगर हुकूमत को चाहिए कि अगर कहीं से सस्ती गैस मिलती है और उससे यानी कि मुल्क के अवाम को आप फराहम कर सकते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा तो ये कड़वा गुड़ हुकूमत पिए। या वज़रा की नाअहली नहीं है कि पहले प्लानिंग क्यों नहीं की? उनको जब पता था कि बहरान आएगा तो पहले से प्लानिंग करते चीजों की। पहले आप ये बताएं कि ये वज़रा को पता भी है कि हम जिस चीज़ की मिनिस्ट्री है, वजारत सर, हमारे ये पास। खान साहब की टीम है, गौरी साहब। खान साहब की टीम वही है ना, मैंने कहा जो इधर जा रही है उधर जा रही है। खान साहब आसमान से तो नहीं लाए ना। और आप ज्यादातर ये ब्यूरोक्रेसी और स्टेटमेंट के खिलाफ बात करते हैं। तो मैंने यही कहा था कि ब्यूरोक्रेसी और स्टेटमेंट नहीं हो तो ये वज़रा चला ही नहीं सकता हुकूमत। वो तो 25-25, 20-20 साल से उस महकमे में चला, करप्ट है या नहीं है, मगर सिस्टम तो कल निकल आ जाती है 2 महीने के लिए, तो सिस्टम तो चल रहा होता है ना सर। सिस्टम चल रहा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी बड़ी लीडर शहीद हो गई, क्या सिस्टम रुक गया मुल्क का? तो सिस्टम ये तो ये तो वजारत ही उनको दी जाती है। वजीर कानून, इस दफा वजीर कानून चलो वजीर यानी कानून से ताल्लुक रखता है। जो हेल्थ का मिनिस्टर है वो इंजीनियर होगा, उसको हेल्थ मिनिस्टर बना देते हैं। तो वो गैस का जो आप बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पूरा पूरा कुदरत डॉक्टर आसिम जब गैस के मिनिस्टर थे जरदारी साहब के टाइम में, तो मैंने डॉक्टर आसिम साहब को यही कहा था कि सर आपको वजारत लेनी थी तो आप हेल्थ लेते हैं, आपके अस्पताल हैं, आप हेल्थ से शुबे ताल्लुक है, आपने गैस और पेट्रोलियम क्यों ली? और देने वालों को भी सुनना चाहिए, लेने वालों को भी सुनना चाहिए। कल आप मुझे किसी और डिपार्टमेंट में बिठा दे तो मैं बोलूंगा मुझे तो काम आते ही नहीं है सर, मुझे तो इंफॉर्मेशन के किसी शुबे में बिठाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये दोनों तरफ से वो है, तो इनके ऊपर क्या इल्जाम लगा है? और ब्यूरोक्रेसी के अंदर 25-30 साल 70 साल 50 साल से जो है वो इन 3 मियां मुस्लिम नून की और पीपल्स पार्टी के लोग हैं। अब वो भी तो नरम गोशा रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर। हाँ रखते हैं, ये भी चीजें हैं।
और बहुत सही है कि चले आखिर में प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को जा रहा है। तसद्दुक़ गौरी साहब, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आज जो आप तज्जिया करते हैं, हमें उसके आसार नज़र आते हैं? आगे 2023 का इलेक्शन आप ईवीएम पे होता हुआ देख रहे हैं या कि वैसे ही होगा क्योंकि अपोजिशन ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम दूसरे फोरम में जाएंगे, हम ईवीएम को नहीं मानते? एक तो ये बताइए कि ईवीएम से इलेक्शन होगा, एक दूसरा ये बताइएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी की बरतरी देख रहे हैं? पहली तो बात है कि साजिद साहब, मैंने ये कहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जब फैसला बिल पास, ये मुश्तरका इजलास था, ये बिल पास होकर सेनेट में भी नहीं आना है, ठीक है, तो पास हो जाता है तो कानून साजी ये करती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में जाना बेकार है, मैं समझता हूँ, ठीक है। वो फिर इदारों में तसादुम है। हर इदारे अगर अपने अपने दायरे में अगर काम करेंगे तो सही है, दायरे से बाहर आएंगे तो खराब है। वो उनका फिर चौधरी इफ्तिखार जैसा, चीफ जस्टिस साहब का चौधरी इफ्तिखार जैसा असर होगा, ठीक है। उतरने के बाद फौज ही हो या उतरने के बाद जस्टिस हो, उसको फिर वही लोग गालियां देते हैं, ठीक है ना सर। और क्या पूछा था आपने? मैंने ये पूछा था कि आगे फिर किस पार्टी को आप देख रहे हैं 2023 में, किसकी बरतरी देख रहे हैं, और ईवीएम को आप होता हुआ देख रहे हैं? देखें, अभी आपने कहा कंप्यूटर वाली मशीन, तो अभी तो बलदियाती इस पे ट्राई बेस पे भी इलेक्शन होने हैं, बलदियाती इलेक्शन होने हैं, ठीक ना। उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा कि कहाँ तक वो मशीनें सही हैं, कहाँ तक वो कारआमद है, ठीक है। नंबर 2, ये जो बिल पास हुआ है, जो ओवरसीज वोटर का जो बिल है ना, ये ओवरसीज को फायदा, उसका महंगाई का पाकिस्तान की महंगाई से ताल्लुक नहीं है। कल मैं बावलपुर में था, मेरे दोस्त दुबई से आए मिलने, तो वो खुश था। उसने कहा हम 1000 दिरहम बेचते तो अब वो 50,000 दिरहम हो जाते हैं, तो उससे उसको फायदा है। मगर गवर्नमेंट को चाहिए इस खुशफहमी में नहीं रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि इसके पर कंट्रोल करे और गरीब आदमी को जीने दे। गरीब आदमी को मजीद से का मर रहा है, वो जो 2 वक्त की रोटी खाता था सर, वो 1 वक्त की रोटी खा रहा है। 2023 का इलेक्शन किसके हक में देख जाता हुआ? हक में ये तो सारे आपके सामने नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। सब ठंडे हो गए हैं, बैठ गए हैं, कुछ पॉलिसी होते हैं, कोई नया चेंज देख रहे हैं या कोई तो देख रहे हैं। देखें 2000 के इलेक्शन का तो मैंने रिजल्ट दे दिया ना कि अगर 50 लाख भी वोटर अब कम हो जाएंगे तो 90 लाख बढ़ रहा है। मतलब फिर आप वफाकी हुकूमत पीटीआई की देख रहे हैं? देखिए सर, अभी इस मुल्क में सुबह जमहूरियत होती है, शाम को मार्शल होता है। ये मैं नहीं, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि नजम सेठी जैसा बंदा भी अब नवाज शरीफ के खिलाफ बोलने लगा है, तो लग रहा है कि उधर कुछ भी नहीं है। तो अब जब हम ये देखते हैं ना सर कि इस मुल्क के बारे में कुछ नहीं कर, सियासत के बारे में अतमी तौर पे कुछ भी नहीं कर सकते, मगर जो अभी नजर आ रहा है पार्लियामेंट के इजलास से बिल पास होने से पहले जब इल्तवा हुआ, बड़ा शोर शराबा था, लोग शेरवानियां भी टाइट कर ली थी, वो भी हो गया था, ये हो गया था कि हुकूमत चेंज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर वो दरे का दरा रह गया। तो इस हालत रहते हैं, कल खुदा ना खास्ता कोई कुदरती चीज़ हो जाए, नहीं कह सकते ना सर। सही कह रहे हैं। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। मुझे साजिद हुसैन और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। अल्लाह हाफिज।